नमस्कार मित्रों, मैं शरद चंद्र त्रिपाठी तुभ्यम P2 सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आप लोगों के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र लेके उपस्थित हुआ हूं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि सीटेट में इसका 30 नंबर तो आना निश्चित ही है, लेकिन साथ ही साथ अन्य जो विषय हैं उसमें भी 15-15 नंबर के पेडागोजी आते हैं, जिससे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। एक तरह से देखा जाए तो सीटेट में इसी का सब खेल है। जिसको बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र आ गया वो निश्चित ही सीटेट क्रैक कर लेगा। और आने से ही नहीं, ये विश्लेषण के तौर पे आप इसको अगर अनुभव कर लेते हैं तो निश्चित ही आप जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे उसे हल कर लेंगे। क्योंकि सीटेट में जो प्रश्न आते हैं वो एकदम आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप प्रश्न देने गए तो जो प्रश्न होते हैं वो इतने व्यवहारिक होते हैं और उसका जो आंसर होता है वो ऐसा मिलता जुलता होता है कि लोगों को अंतर करना बहुत कठिन हो जाता है। तो अगर आप अपने इंटर्नशिप को अच्छे से किए हुए हैं, बालकों के मध्य गए हुए हैं, या अपने आप को इस प्रकार सोच लेते हैं कि आप ही बालक हैं और आप ही पे वो सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से सीटेट क्रैक कर लेंगे। फिलहाल हम आप लोगों के मध्य इसका सिलेबस लेके आए हुए हैं, तो आइए देखते हैं सिलेबस को। पहला टॉपिक है जो हमारा वो है बाल विकास, दूसरा टॉपिक है समावेशी शिक्षा, तीसरा टॉपिक है अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र। इन्हीं तीनों टॉपिक में ये हमारा सिलेबस डिवाइड किया गया है। पहले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बालक का जो विकास होता है वो किस प्रकार होता है, उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है, करीब 15 नंबर के बनते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, पहले से पढ़ के यदि आए होंगे। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आप हमसे जुड़े रहिए, आगे हम आपको समावेशी शिक्षा भी बताएंगे। अगला हमारा टॉपिक है वो है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे जो शिक्षा शास्त्र आप देख रहे हैं यही पेडागोजी है, ये 10 नंबर का आता है। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप अन्य विषयों के जो पेडागोजी है वो भी समझ पाएंगे। तो पहले टॉपिक के अंतर्गत हम आते हैं वो है बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। इसमें हम लोग पढ़ते हैं बाल विकास की परिभाषा, बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही विकास और वृद्धि के मध्य में क्या अंतर होता है उसको भी हम जानने के यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है अधिगम से संबंध, अधिगम से संबंध का सेंस ये है यहाँ पे कि बालक की जो अवस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो उन अवस्थाओं में बालक किस प्रकार से सीख रहा है इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। बालक का जो विकास है वो निश्चित तौर पे कुछ सिद्धांतों के अंतर्गत होता है, अगर जो मनोवैज्ञानिक हैं वो उनका अध्ययन किए हुए हैं। जैसे निरंतरता का सिद्धांत हो गया, उसके बाद वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत हो गया, बालक का विकास किस ओर होता है, किस दिशा में होता है, ये सारे सिद्धांत हम लोग अपने दूसरे टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया बाल विकास की बात। अब बालक का जो विकास है उस पर क्या क्या चीजों का प्रभाव पड़ता है, इसके आगे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अर्थात बाल विकास को प्रभावी करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए टॉपिक के रूप में यहाँ दिया गया है, पहला जो कारक दिया गया है वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। अर्थात जो बालक है उसके पूर्वज या फिर उसके वंश का प्रभाव जरूर उसके ऊपर पड़ता है। साथ ही साथ वातावरण का प्रभाव, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ वंशानुक्रम में हम लोग बालक किस प्रकार से क्रियाएं करे आगे और उसका पहले के जो वंश है वो उस पर डिपेंड किस प्रकार से करता है, इन सारी चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारकों का जो दूसरा चरण है वो है समाज। समाज भी बालक के विकास को प्रभावित करता है और वो किस प्रकार करता है, किन प्रक्रिया के द्वारा करता है, इसका अध्ययन हम लोग अपने इस टॉपिक में करेंगे।
सामाजिकीकरण प्रक्रिया के द्वारा। सामाजिकरण प्रक्रिया क्या होता है, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और लेव ब्यावस्की का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है और किन चीज़ों पे आए हुए हैं, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे बालक का जो विकास है, भाषा का विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, उसका मन स्थिति का विकास हो गया, तथा बोध का विकास। बोध का विकास इन द सेंस उसके संज्ञान उसका संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, उस पे जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया हुआ है, जिन्हें हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ये हम अपने 5वें टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हुए हैं, तथा लेव ब्यावस्की वो सामाजिक विकास के सिद्धांत को दिए हुए हैं। इन सारे सिद्धांतों का हम लोग विश्लेषण करेंगे और उन्हें सरलतम रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। ये टॉपिक हम लोग जो मॉडर्न बाल मनोविज्ञान आया है उससे रिलेटेड है। एनसीएफ 2005 में इसको डाला गया था। एनसीएफ 2005 में इसको डाला गया था। तो जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो किस प्रकार से बालक को केंद्र बना के दी जाती है, उसका यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। साथ ही साथ प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, इसमें सर्व शिक्षा अभियान हो गया आपका, मिड डे मील, तथा जितनी भी नई शिक्षा नीतियाँ आई हुई हैं और बालक को यहाँ पे केंद्र मान के जो चीज़ें यहाँ पे शिक्षा दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बुद्धि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसमें बुद्धि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बुद्धि की परिभाषा क्या होती है, बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत क्या है, द्विकारकीय सिद्धांत क्या है, बहुकारकीय सिद्धांत क्या है, तथा बहुआयामी बुद्धि क्या है। ये तो है ही, साथ ही साथ हम लोग बुद्धि लब्धि क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बुद्धि लब्धि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा एवं विचार। अभी मैं पहले यहाँ पे बता ही चुका हूँ कि भाषा का भी विकास किस प्रकार से होता है, वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ एक टॉपिक के रूप में दिया गया है भाषा एवं विचार, यानी कि लैंग्वेज एंड थिंकिंग। तो इसका डेवलपमेंट क्या है, कैसे होता है और इससे संबंधित क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चॉम्स्की का जो सिद्धांत है वो भाषा से किस प्रकार से संबंधित है, आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसका अध्ययन करेंगे। 9 नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है समाज निर्माण में लिंग तथा इसकी भूमिका। मित्रों देखते होंगे, पहले कुछ समय पहले की ही बात है, लोगों के मन में एक पूर्वाग्रह होता था कि एक बालक है और एक बालिका, उनके पढ़ाई के स्तर में अंतर होता है। जैसे लोग ये सोचा करते थे कि ये बालिका है तो इनका अध्ययन कला वर्ग में होगा, ज़्यादा इनका रुचि कला वर्ग में होगा, या फिर सिलाई कढ़ाई इत्यादि कार्यों के लिए बनी है। और बालक है उनका मैथ जो है तेज होगा, बालिका है तो उनका साहित्य तेज होगा। इन चीज़ों की जो पूर्वाग्रह बनी हुई थी, जिससे एक बहुत ही खराब स्थिति जनरेट हुई थी, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से अब मिथ्या साबित हो रही हैं। अगला जो है टॉपिक वो है वैयक्तिक विभेद। जब हम ऊपर के ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे और बालक को समझ जाएंगे, बालक के व्यक्तित्व को समझ जाएंगे, तो एक बालक से दूसरे बालक के मध्य क्या विभेद है, उस चीज़ों को समझने का यहाँ पे प्रयत्न किया जाएगा। जैसे अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये बालक जो है कमजोर है, अगला बालक प्रतिभाशाली है, तो उनको किस स्तर में हम शिक्षा देंगे, ये चीज़ें समझना हमको आवश्यक है। और ये चीज़ें अगर हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो अवश्य समझ लेंगे। अब बात आती है अधिगम तथा अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम का तथा अधिगम के लिए मूल्यांकन। मित्रों, मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान यदि मूल्यांकन नहीं होता है तो कमियों के बारे में नहीं व्यक्ति जान पाता है, तथा मूल्यांकन अधिगम के लिए भी होता है और अधिगम का भी होता है। तो ये किस प्रकार से संबंधित होता है, इनमें क्या क्या अंतर है, इन चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तथा जो हमारा अधिगम का मूल्यांकन से ही संबंधित अगला टॉपिक है वो है उपलब्धियों का मूल्यांकन।
अर्थात जो बालक है वो परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो किस प्रकार से उसका मूल्यांकन किया जाए, तथा परीक्षा के दौरान किस प्रकार प्रश्न निर्माण हो। जैसे अगर आप देखे होंगे या नोटिस किए होंगे तो जो प्राइमरी स्तर के जो बालक होते हैं, प्राइमरी स्तर के बालक में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी नहीं होता है। अगर माध्यमिक स्तर में आप जाते हैं तो वहाँ पे इनका समावेश किया जाता है, बहुविकल्पी हो गया, फिर लघु उत्तरीय हो गए, दीर्घ उत्तरीय हो गया, ये सारे चीज माध्यमिक स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी स्टेज पे हम हैं तो वहाँ पे मिलान करने वाला दिया जाता है, फिर चित्रों से मिलान करने वाला दिया जाता है, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति दिया जाता है। ये सारे प्रश्न कैसे बनते हैं और प्रश्न निर्माण किस प्रकार होता है, उसका अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा। इससे 5 नंबर का आता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, ये किन किन बालकों को दी जाती है, विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, तथा वंचित बालक, विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, सृजनशील बालक, दिव्यांग बालक, इन बालकों को कैसे पहचानेंगे हम लोग कि ये किन्हें कहा जाता है, इनकी क्या विशेषता होती है, क्या इनमें कमियां होती हैं, इन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा तथा इनकी शिक्षा किस प्रकार की जाएगी, इस चीज का इन बातों का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। तथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अधिगम अशक्तता, जिसे डिस्लेक्सिया हो गया तथा डिस्ग्राफिया हो गया। इन चीज़ों में क्या होता है, डिस्ग्राफिया जिस बच्चे को है उसमें क्या अक्षमता होगी, वो क्या नहीं पढ़ पाएगा, वो क्या नहीं कर पाएगा, इन बातों का अध्ययन हम लोग भी करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में आता है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में आता है। इसके पश्चात हम लोग पहुंचते हैं, वो है हमारा सबसे थर्ड टॉपिक है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो बालक को अब हम समझ लिए, तो बालक को समझेंगे तो बालक सीखेगा कैसे, ये भी हमको समझना जरूरी है, क्योंकि हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षक वही होता है जो बालक को समझे और बालक को अच्छे से पढ़ाए। अगर सरल भाषा में कहें तो अच्छा शिक्षक वही होता है जो किसी बालक को अच्छे से पढ़ा सके और बालकों में प्रिय हो। बालकों में प्रिय कब होगा, जब वो अच्छे से पढ़ाएगा। तो हम अधिगम की बात करें, अधिगम में शिक्षा शास्त्र, तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है चिंतन, कि बालक सोचता कैसे है। हमें ये पढ़ना है कि बालक सोचता कैसे है एवं सीखना और सीखता कैसे है, सोचता कैसे है और सीखता कैसे है, ये तो हम पढ़ेंगे ही। साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि बालक अपने कक्षा में किस प्रकार सफलता प्राप्त करने की में असफल हो जाता है। जैसे कि एक अगर आप प्रश्न दे देते हैं तो वो प्रश्न तो कर रहा है, लेकिन उस प्रश्न को करने में वो यदि गलती करता है तो क्या क्या गलती किया, कहाँ कितने स्टेप तक आगे बढ़ा, उस चीज़ का अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। शिक्षण अर्थात अध्यापन, अधिगम अर्थात सीखना, इनकी क्या क्या मूल प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या है और शिक्षण की मूल प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सीखने का जो मूल नियम होता है थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, गौड़ नियम है, उन सारी चीज़ों का, इन सारे टॉपिक का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। फिर शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उसका अध्ययन भी करेंगे, शिक्षण किस प्रकार किया जाएगा, शिक्षण की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन भी हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, इसको बताने से पहले हम इस पे आना चाहते हैं। अगला ये टॉपिक है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। पढ़ने से तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन सीखने के संबंधित जितने सिद्धांत हैं, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, इन सारे सिद्धांतों का अध्ययन हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तथा इसके बाद हम लोग अपने इस टॉपिक पे आते हैं समस्या समाधान
तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। अर्थात यदि आप एक बालक का मूल्यांकन यहाँ से करते हैं और मूल्यांकन करने के दौरान प्रश्न देते हैं उसको, या कोई टास्क देते हैं उसको, या फिर कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं, या कोई क्रियाकलाप करवाते हैं, तो उस क्रियाकलाप के दौरान बालक किसी समस्या का समाधान किस प्रकार से कर सकता है तथा उसको उस समस्या का एनालिसिस किस प्रकार कर सकता है, उस चीज को हम लोग अपने इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है संज्ञान। संज्ञान का नाम मैं एक बार यहाँ पे भी लिया हूँ, जीन पियाजे के दौरान यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिए हैं यहाँ पे नाम लिया हूँ। तो संज्ञान यहाँ पे भी पढ़ना है, लेकिन इसको पहले हम यहाँ बता के फिर अगर इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगला है संवेग। संवेग और संज्ञान को एक साथ यहाँ पे दिया गया। संवेग अर्थात इमोशंस, बालक में संवेगों का विकास किस प्रकार होता है, अगर वो बाल्यावस्था में है तो कौन कौन से संवेग हो गए, शैशवावस्था में है तो कौन से संवेग हैं, किशोरावस्था में है तो कौन से संवेग हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। अगला है अभिप्रेरणा तथा अधिगम। अधिगम तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ तक सीखना, अर्थात अभिप्रेरणा से अधिगम कैसे होता है। जैसे कोई बालक है, वो किसी प्रश्न को हल करने जा रहा है, तो अगर आप उसको प्रेरित कर देते हैं कि अगर तुम इस प्रश्न को कर देते हो मैं तुमको इसके बाद एक टॉफी दूंगा, तो वो प्रेरित होके किस प्रकार का अधिगम करता है, प्रेरणा के बाद किस प्रकार से वो प्रश्न को सॉल्व करता है। तो ये इन चीज़ों को हम लोग अपने इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम लोग का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है अधिगम में योगदान देने वाले कारक। देखिए, कारक दो जगहों पे आपने पढ़ा। यहाँ पे आप पढ़े कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं अधिगम में योगदान देने वाले कारक। अर्थात यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में दो टॉपिक में डिवाइड कर दिया है, निजी एवं पर्यावरणीय। अब निजी के अंतर्गत आप देख लीजिए, निजी के अंतर्गत भी क्या क्या चीजें हैं और पर्यावरणीय के अंतर्गत भी क्या क्या चीजें हैं, इसको हम लोग विस्तार में पढ़ना पड़ेगा। और इस प्रकार देखें आप तो 15 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से और 10 नंबर यहाँ से, और इस प्रकार ये आपका 30 नंबर तब जाके कंप्लीट होगा। तो मित्रों, अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। तब तक के लिए नमस्कार।